नमस्कार बच्चों। आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 आपका है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। बेटा आप सब लोग कोशिश ये किया करिए कि जो भी लेक्चर आपको बताए जाते हैं चैप्टर से संबंधित तो उसको आप पूरा देखने का प्रयास कीजिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है बेटा? जैसे हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो एक चक्कर जब कंप्लीट करती है यहाँ से यहाँ तक, तो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र के लिए, किसके लिए? एक चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं और इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गई इसकी डिफिनीशन। अब बेटा अगर बात की जाए कि प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र के लिए, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो देखो बेटा, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र के लिए I स्क्वायर का औसत मान। बेटा ये आपको जो बताया जा रहा है ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और उसकी दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी टॉप चीज आप मिस मत करिएगा। चलिए तो अगर हमने बताया था इसके पहले बेटा, अगर धारा का आपको औसत मान निकालना है तो औसत को चाहे हम लोग लिख दें आई एवरेज और चाहे तो इसके ऊपर लगा दें हम बार, तो ये भी धारा के वर्ग का औसत मान हो जाएगा। और इसके लिए जैसे हम धारा के लिए फॉर्मूला लिखते थे आई बराबर हम लोग फॉर्मूला लिख लेते थे, याद होगा इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पूर्ण साइकिल के लिए 0 से t I डॉट डी टी और उसके बाद बटे, और इसको हम लोग सॉल्व करके लिख लेते थे 0 से t और यहाँ पे होता था dt। बेटा अगर इसको हम सॉल्व करके एक छोटा सा रूप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0 से t यानी 1/t, अभी बताते हैं 1/t क्यों हुआ, और ये बन जाता है I डॉट डी टी। बेटा जब dt का समाकलन करते हैं तो आएगा t और ये लिमिट लगी होने के कारण बटे में बचता है केवल t, तो इसको हम 1/t बाहर लाके लिख सकते हैं। तो टोटल इसका जो हल करने के बाद ये मान आपको प्राप्त हो सकता है। चलिए तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यहाँ पे I स्क्वायर के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं, I स्क्वायर के औसत मान के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? जहाँ पे I है वहाँ पे I स्क्वायर हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा 1/t, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला जब क्योंकि पूर्ण चक्र की बात कर रहे हैं तो लिमिट 0 से t हो जाएगी, और यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा I स्क्वायर डॉट डी टी। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आपको बस अब करना क्या है, हमको पता होता है, क्या पता है कि यदि हमको पता है कि यदि I बराबर कितना है, I0 होता है कि नहीं होता, साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और तथा लिख लो यहाँ पे, तथा t बराबर कितना होता है 2π/ओमेगा। तब बेटा अगर यहां से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा I स्क्वायर, इसकी बात करने जा रहे हैं, I स्क्वायर बार इक्वल टू 1/t की जगह पे जब ये मान रखेंगे बेटा तो हो जाएगा 1/2π/ओमेगा, तो ओमेगा चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा ओमेगा/2π। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 से, और ये हो जाएगा हमारा 2π/ओमेगा। I स्क्वायर का मान अगर रखेंगे तो I का मान हमको पता होता है और इसका मान यानी कि I स्क्वायर का मान बन जाएगा ये I स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो यहाँ से जब इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t और डॉट डी टी। बेटा यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, बहुत ही ध्यान से करना है, ये समाकलन है। ये हो जाएगा I स्क्वायर बार इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा ओमेगा/2π। अब बेटा ये अगर ओमेगा/2π है, यहाँ पर हम I नॉट को बाहर ले आएंगे, I नॉट स्क्वायर को, तो ये अंदर हो जाएगा 0 से 2π/ओमेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम तोड़ के लिख सकते हैं 1 माइनस का
कॉस 2 ओमेगा टी और ये टोटल अपॉन बन जाएगा 2 डॉट डी टी। बेटा ये 2 आ जाएगा बाहर, तो इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर बार इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ये बन जाएगा हमारा आई नॉट स्क्वायर बाई 2। यहां पे बेटा जब इसका हम समाकलन करेंगे तो इसके समाकलन में हमको मिलेगा टी। देखो इसको हम थोड़ा सा आपको अलग तरीके से थोड़ा बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे, थोड़ा सा ये वाला ब्रैकेट लगाना, और उसके बाद देखो ये तो बाहर आ गया, अब बचा यहाँ पर कितना, ये बाहर आ गया, तो 1 माइनस का कॉस 2 ओमेगा टी डॉट डी टी बचा। तो इसका अंदर गुणा कराओ, इसका भी अंदर गुणा कराओ। तो जब हम ब्रैकेट लगा लिए तो ये तो सब दोनों के साथ गुणा में है, 1 के साथ भी और कॉस 2 ओमेगा टी के साथ भी। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और यहां पर जब dt से इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना आपका dt माइनस का, अब ये बन जाएगा फिर से इसका भी कॉस के साथ गुणा कराओ, इसका भी, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और इसको लिख सकते हैं हम कॉस 2 ओमेगा टी डॉट dt, और ये वाला ब्रैकेट पूरा बंद कर देंगे ताकि ये दोनों के साथ गुणा में रहे। चलिए इसके बाद क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा अपॉन 2 पाई, और यहां पर करेंगे इसका तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2। बेटा यहां पे इसका समाकलन हो जाएगा, केवल ये ब्रैकेट लगा रहेगा, और यहां पे हो जाएगा ये आपका कितना टी सॉरी स्मॉल टी, और यहां पर लिमिट लग जाएंगी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा माइनस, यहां पे इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना ये आ जाएगा बेटा साइन साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा और यहां पर लिमिट लग जाएंगी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। अब बेटा ये वाला ब्रैकेट इसको बंद कर देंगे। यहां पे देखो बेटा ध्यान से देखना, एक बार टी के स्थान पर अपर लिमिट और माइनस एक बार टी के स्थान पर लोअर, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, इसको बाहर निकाल लो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 ओमेगा, यहां से इसको क्या किया हमने हटा दिया तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा कितना, तो ये जो लिखा हुआ है टी के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ये वाला ओमेगा कैंसिल, अब हो जाएगा कितना 4 पाई साइन 4 पाई का मान होता है बेटा 0, कितना होता है 0, और फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 2 ओमेगा, और टी के स्थान पर 0 रखेंगे तो पूरा 0, साइन 0 का मान 0, यानी 0 और माइनस 0 अर्थात 0, और 0 का जब इससे गुणा कराएंगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन यहां से लेकर के यहां तक ये आपका हो जाएगा 0। बचा आपके पास केवल ये वाला फंक्शन, ये वाला तो पूरा 0 हो गया मान रखने के बाद तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना आई स्क्वायर बार इक्वल टू, ये हमारा मिला कितना ओमेगा अपॉन 2 पाई, और उसके बाद ये बचेगा हमारा कितना इनटू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इनटू, बेटा यहां पर जब मान रखेंगे टी के स्थान पर अपर लिमिट माइनस टी के स्थान पर लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारा केवल कितना 2 पाई बाई ओमेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई स्क्वायर बार इक्वल टू ये बचा हमारे पास कितना आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, जब दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा बेटा कितना बन जाएगा आई स्क्वायर बार अंडर रूट, और ये बराबर हो जाएगा किसके, जब इसका वर्गमूल लेंगे
तो ये बन जाएगा हमारा आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं आई आर एम एस बराबर क्या होता है आई स्क्वायर बार, और इसको हम लिख सकते हैं कितना बेटा आई नॉट बटे अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का अगर यहाँ पे हम मान रख दें तो ये हमको मान प्राप्त हो जाएगा आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया धारा का वर्ग माध्यमूल मान। बेटा जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कलांतर। प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कलांतर। धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कलांतर। कलांतर कला में अंतर, अर्थात कोणीय स्थितियां चेंज होंगी कुछ ना कुछ, ठीक है। कोणीय स्थितियां परिवर्तित होंगी इनकी। चलिए देख लेते हैं अभी इसको। ये प्रूफ बेटा आप लोगों को बहुत एकदम मान के चलिए कि बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। तो बेटा इसको बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है। चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कलांतर। तो बेटा अगर मान लो कि किसी हम प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो मान लिया ये अभी हमारा जा रहा है ग्राफ प्रत्यावर्ती धारा का या वोल्टेज का, मान लिया V नॉट का है, और यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए। ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए देखो बेटा, ये हो गया हमारा जो डॉटेड बना हुआ है, ये है I के लिए और ये है V के लिए। एक V के लिए है और एक I के लिए है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं इस ग्राफ में, हम लोग देख रहे हैं कि जब वोल्टेज अधिकतम हुआ उसी साथ में धारा भी अधिकतम है। तो इसका मतलब क्या है, और जब वोल्टेज शून्य हुआ तो धारा भी शून्य हुई, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा जब दोनों एक साथ अधिकतम और शून्य होते हैं तो इस स्थिति को हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में है। किस कला में है बेटा, समान कला में है। अब अगर मान लो ये ग्राफ की स्थिति थोड़ी सी बदल जाए, कैसे बदल जाए, ये टाइम होता है इधर, ये मान लिया कि हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा है और बेटा ये हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ये अगर मान लो हम यहां पर देखें तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और ये प्रत्यावर्ती धारा। तो डॉटेड वाला हमने वोल्टेज बना दिया और वो वाला हमने बना दिया प्रत्यावर्ती धारा। इसमें देखो धारा शून्य से स्टार्ट हो रही है और जबकि वोल्टेज का कुछ ना कुछ मान है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में तो है नहीं, क्योंकि वोल्टेज कुछ ना कुछ उसका मान है तब वो स्टार्ट हो रहा है और धारा शून्य से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज हमारा जो है वो धारा से अग्रगामी है, यानी कि जब वोल्टेज धारा से पहले अधिकतम हो, समझ गया कि नहीं समझ गया, धारा से पहले क्या हो, अधिकतम हो, और धारा क्या हो, उससे
न्यूनतम हो, तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं, उस स्थिति में बोलते हैं कि वोल्टेज जो है वो धारा से अग्रगामी है, या धारा जो है वो वोल्टेज से पश्चगामी है। तीसरी स्थिति बेटा ये बनती है आपकी, इस बार हमने मान लिया कि जो हमारा वोल्टेज वो ये बन गया हमारा वोल्टेज, और ये धारा ही मान लो आप आई, और यहां पे हमने मान लिया कि हमारा ये वोल्टेज, ये तो यहां पे क्या हुआ कि देखो धारा तो अग्रगामी है और ये जो है माइनस में चला गया, नीचे चला गया है, तो इसका मान क्या है, ये वोल्टेज है। तो वोल्टेज क्या है, पहले धारा अग्रगामी हुई, यानी धारा का कुछ अधिकतम मान मिला है, बाद में अधिकतम मान किसका मिला है, वोल्टेज का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज है वो कला में धारा से पश्चगामी है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो कलांतर प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कलांतर समझ में आया। जब दोनों एक साथ अधिकतम और शून्य हो तो फिर क्या होगा, दोनों समान कला में होंगे। अगर वोल्टेज पहले अधिकतम हो रहा है तो इसका मतलब वोल्टेज क्या है, धारा से अग्रगामी है। अगर मान लो पहले धारा अधिकतम हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि धारा अग्रगामी है वोल्टेज से। यही दोनों के बीच में कलांतर में संबंध होता है।